माननीय सभापति महोदय, आज हम एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ये सदन चर्चा कर रहा है। और अभी हम 2026 में हैं, मगर मैं 2037 की परिकल्पना कर रहा हूँ। और जब हमारी उम्र करीबन 50 वर्ष होगी, उस समय की परिकल्पना करते हुए मैं आज के संदर्भ में ये बात कर रहा हूँ कि आज जो ये चर्चाएं इस विधानसभा के सत्र में हो रही है, नियम 102 के तहत जो प्रस्ताव लाया गया है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के ऊपर, उस पे सरकार की ओर से पक्ष रखा गया है और विपक्ष उसमें अपनी सोच आगे रख रहा है। यह विषय आने वाले समय में, जिसको हम कह सकते हैं कि दे विल हैव लार्जर एंड इम्पैक्टफुल कॉन्सिक्वेंसेज इन द डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द टाइम्स टू कम। ये कोई आम चर्चा नहीं है, ये कोई आम चर्चा नहीं है। इससे हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों का भविष्य इस चर्चा के ऊपर टिका हुआ है। हमको इसकी गंभीरता को समझना है और मैं जानता हूं कि गंभीरता को सब समझते भी हैं। सब अपने अपनी बात से परिपेक्ष है, सब अपनी अपनी बात से परिपक्व है और समझते हैं कि इस विषय पे हमको गंभीरता से चर्चा करना है। मैं इस पे बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि सबने अपनी बातें यहाँ पे रख दी है, सभी आंकड़े भी यहाँ पे रख दिए हैं कि किस तरीके से हिमाचल जब अस्तित्व में आया या अस्तित्व में जब नहीं भी था, जब हिमाचल प्रदेश एक पार्ट सी स्टेट था, एक यूनियन टेरिटरी उसके बाद बना, उसके बाद पूरी हिमाचल प्रदेश को हमारे प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की वजह से हिमाचल प्रदेश पूरे अस्तित्व में 1971 में हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला। और उसके बाद जो ये आरडीजी का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बारे में सभी माननीय सदस्यों ने, सभी इनलाइटेंड सदस्यों ने यहाँ पे अपनी बात को रखा है, तो मैं उस पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें आज से करीबन अगले 20 साल के बाद जो यहाँ पे इस माननीय सदन के अंदर उस समय के मुख्यमंत्री होंगे, उस समय के विधायक होंगे, उस समय की यहाँ पे विपक्ष होगा, जब वो इसके ऊपर चर्चा करेगा और बात करेगा कि एक दौर था जब हिमाचल प्रदेश में 2026 में आरडीजी बंद हुई थी, आरडीजी के बारे में जो चर्चा हुई थी उसमें उस समय के मुख्यमंत्री, उस समय के नेता प्रतिपक्ष, उस समय के मंत्री, उस समय के संतरी, उनकी क्या बातें इस सदन के अंदर हुई थी, वो गूंजेगी, वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में गूंजेगी। यहाँ पे बात बिल्कुल ठीक कही नेता प्रतिपक्ष डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, मुकेश अग्निहोत्री जी ने, कि आज भी हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया, आज भी उसकी चर्चा हो रही है, आज भी उसकी बातें हो रही है। उसी तरीके से ये एक ऐसा गंभीर विषय है जिसकी आने वाली पीढ़ियां इस बारे में चर्चा करेगी। तो मेरा ये निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि इसमें केवल एक विषय नहीं, यहाँ पे सभी आरडीजी के बारे में तो चर्चा कर ही रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में तो चर्चा हो ही रही है, मगर इसके साथ साथ जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस में हिमाचल के अधिकार का हनन हो रहा है, या अधिकार का हनन आने वाले समय में जिसका हमको नुकसान होने को मिलेगा, उसके बारे में भी हमको चर्चा करनी चाहिए। एक और बात होती है कि हमें अपने परिवार को छोटा करना है, एक और बात होती है कि जनसंख्या प्रदेश की कम होनी चाहिए। कहाँ तो उसका हिमाचल प्रदेश को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कहाँ तो उसका हिमाचल प्रदेश को सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए कि हमारी जनसंख्या पे हमने पहले से ही जो है वो कंट्रोल किया है, पहले से ही हिमाचल प्रदेश के लोग, लिटरेसी रेट क्योंकि हाई है इसलिए हमारी जनसंख्या सीमित है, जहाँ तो उसका हमको सपोर्ट मिलना चाहिए, वहाँ इसको कंज्यूमर बेस्ड उसमें करके हिमाचल को उसका नुकसान हो रहा है। उसके आंकड़े यहाँ पे ऑलरेडी हमारे सभी माननीय सदस्यगण रख चुके हैं कि जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो हमको मिला, एक समय तक मिला, मगर अब उसमें जो उसको बंद कर दिया गया है, उससे लगातार हिमाचल प्रदेश को जो है वो नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश को जो आरडीजी ग्रांट मिलती है, उसका मुख्य परिप्रेक्ष्य और मुख्य जो उसकी फाउंडेशन है, बेडरॉक जिसको हम कहते हैं, वो क्या है? वो पर्वतीय राज्य, क्योंकि हिमाचल प्रदेश था, सीमा पर्वतीय राज्य, हमारे बॉर्डर्स जो है वो
इंडो, उस समय तिब्बत के साथ, और आज जो है वो चीन के साथ लग रहे हैं। आपदा जो है प्रभावित हिमाचल प्रदेश है। ये आपदाएं पहले भी हिमाचल प्रदेश के अंदर रही। मैंने कई डॉक्यूमेंट्स, कई हमारे जो पहले मुख्यमंत्री थे, यशस्वी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, कई बार वो आर्टिकल्स लिखते थे। उस समय के ट्रिब्यून में, उस समय के इंडियन एक्सप्रेस तो था नहीं, मगर हिंदी के अखबारों में वो हर महीने, हर 2 महीने में चर्चाएं करते थे कि प्रदेश में क्या समस्याएं हम देख रहे हैं, कैसे उससे हमको बाहर निकलना है। उस समय भी ये चर्चाएं हुई, उस समय भी उन्होंने इसके ऊपर अपना ध्यान एकत्रित किया, जो है पहले मुख्यमंत्री जी ने, कि किस तरीके से हमको इन चीज़ों से बाहर निकलना है। तो आज हमें उसी परिप्रेक्ष्य में इन चीज़ों को जो है वो देखने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि जो स्पेशल कैटेगरी का दर्जा हमको मिला, वो यहाँ की आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक गतिविधियों की लागत अधिक, आपत्ति छतरी हुई, और साथ ही साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण जो महंगा हुआ, राजस्व की क्षमता जो है यहाँ पे सीमित है, जो हमारे इनकम के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्शन है, आप सब जानते हैं कि इट इज़ मेरिली कन्फाइंड टू ओनली फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। केवल जो हमारा ऊना का इलाका है, हमारे बद्दी का इलाका है, कालाअंब का इलाका है, या हमारा और इलाका है, उससे ज़्यादा हम बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड हम उनको अपने इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को बढ़ा नहीं सकते हैं। इन सब चीज़ों की पूर्ति करने के लिए हिमाचल को ये सहयोग जो है वो केंद्र सरकार की ओर से, केवल एक केंद्र सरकार की ओर से नहीं, मगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में इसको जो है संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत और वित्त आयोग की रिकमेंडेशन के माध्यम से हमें लगातार जो है वो राजस्व घाटा अनुदान मिल रहा है, ताकि हमारा राज्य अपने न्यूनतम राजकोषीय दायित्व, वेतन, पेंशन, ब्याज, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सेवाएं, उनको जो है वो पूरा कर सके। और मैं इसमें एडिशनल करना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू पेइंग ऑफ सैलरीज एंड गिविंग एरियर्स और DA. This is also limited. This is also expanding into the arena of capital expenditure. आज अगर हिमाचल प्रदेश की हम लगातार बात करते हैं कि हिमाचल की सड़कों का निर्माण, मैं बार बार इस बात का हम जिक्र करते हैं कि जब हिमाचल अस्तित्व में आया था, मात्र 200 किलोमीटर सड़कें हिमाचल में थी। आज का अगर हम आंकड़ा देखें, 46,000 किलोमीटर सड़कें हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी हैं। एक बहुत बड़ा जाल हिमाचल प्रदेश के अंदर आज पहाड़ी राज्य होने के बावजूद हिमाचल के अंदर है। दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर वी हैव इनकर्ड ऑन द डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये किसी का एक का इतिहास नहीं है, ये किसी का साझा इतिहास नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, हिमाचल प्रदेश के समय समय पर सरकारों ने, मुख्यमंत्रियों ने ये योगदान दिया है, जिसकी वजह से ये आंकड़ा आज हिमाचल प्रदेश में है। शिक्षा की बात आज मुख्यमंत्री जी ने करी है, स्वास्थ्य की बात आज मुख्यमंत्री जी ने करी है। तो इन परिप्रेक्ष्य को देखते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो 16वां वित्त आयोग की सिफारिशें और केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार 31 मार्च 2026 के बाद राजस्व घाटा को जो बंद करने की सिफारिश केंद्र सरकार को जो है वो 16वें वित्त आयोग ने करी है। वैसे तो यह भी एक चिंता का विषय है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कि जिस तरीके से एक एक करके जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज हमारे देश के अंदर है, उनकी जो गरिमा है जिसको घटाया जा रहा है। एक जमाना था जब हम देखते थे, हम छोटे छोटे थे, बच्चे थे, उस समय तो स्कूल में थे, कॉलेज में थे, कि जब फाइनेंस कमीशन अपना रिपोर्ट ले करता था तो उसके पहले महामहिम राष्ट्रपति को मिलने जाते थे। वहां पे जाकर जो है रिपोर्ट को दिया जाता था, उसकी गरिमा को रखा जाता था, उसके बाद जाकर उसको पार्लियामेंट में ले किया जाता है। आप मुझे एक भी तस्वीर दिखाइए कहां पे इस जो है वो 16वें वित्त आयोग का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति महोदय से मिला, कहां पे उन्होंने इस बारे में कहा। अभी तो केवल मात्र ये सिफारिश जो है वो लोकसभा के अंदर की गई है और माननीय हमारी वित्त मंत्री आदरणीय डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसको अपने बजट के अभिभाषण में पढ़ा है। मगर जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा, अभी भी हमारे पास समय है। अभी भी अगर हम एक आवाज में, आज यहाँ पे हम जितने सदस्य बैठे हैं 75 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव
आज इस सदन के अंदर बैठा है। आज अगर हम एक स्वर में, एक आवाज में इस बात को नहीं रखेंगे कि हमें हमारे हक की लड़ाई लड़नी है, तो जैसा मैंने अपने अभिभाषण की शुरुआत में कहा कि 2037 की परिकल्पना में जो लोग इस सदन के अंदर बैठे होंगे, हो सकता है हम होंगे, हो सकता है हम नहीं भी होंगे, ये तो जनता उस चीज को निर्धारित करती है, मगर उस समय इतिहास इस बात को याद रखेगा कि किस लोगों ने हिमाचल की लड़ाई लड़ी और किन लोगों ने हिमाचल की लड़ाई को नहीं लड़ा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। आज लगातार यहां पे जो है हमारे आर्टिकल जो है 275(1) और 280 की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन होता है, जिसका मूल दायित्व संघ और राज्यों के बीच में। ये दो शब्द कि आज मैं समझता हूं कि पूरे देश में, केवल मैं हिमाचल प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये शब्द मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार में इस शब्द है ही नहीं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट दैट हैज अकर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, और उसका नुकसान हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है। हम बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं कि हिमाचल प्रदेश इस देश का अंग है। हिमाचल प्रदेश हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में यूनियन ऑफ स्टेट का एक अभिन्न अंग है, और ये हमारे अधिकार, हमारी जो सोच है, हमारे जो देश, हमारे प्रदेश की परिकल्पना है, उसके विपरीत लगातार ये कार्य हो रहा है। मैं आज इलेक्शन कमीशन की बात नहीं करना चाहूंगा। मैं आज और जितने संस्थान देश के अंदर है, किस तरीके से उनको इरेडिकेट किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज की, यूजीसी की बात अभी पूरे देश के अंदर उठी, जिस तरीके से सिस्टमैटिकली इन जो है हमारे बॉडीज को, स्टैट्यूटरी बॉडीज को खत्म किया जा रहा है, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर। आज अगर उसके बारे में हम बात करना शुरू करेंगे तो बात कहीं से कहीं जाएगी। आज बात केवल हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है, और इसमें अनुच्छेद 275(1) स्पष्ट रूप से कहता है कि जिन राज्यों के आय उनके व्यय को पूरा नहीं कर सकती है, उन्हें संसद के द्वारा निर्धारित अनुदान देकर इस अंतर को भरा जाएगा। यही राजस्व घाटा का प्रारूप है, और आज उसी की अनुपालना इस सदन के जो है इस देश के अंदर हो रही है, और उसमें हम सबको अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि जो बेसिस ऑफ एनालिसिस है 16th फाइनेंस कमीशन का, हालांकि हमको इतने बड़े अर्थशास्त्री नहीं है, मगर मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट तो जरूर रहा हूं, मगर कोई इतने बड़े अर्थशास्त्री नहीं है, मगर मैं फिर भी ये कह सकता हूं कि जो बेसिस है जिसके ऊपर इसको पूरा बनाया गया है कि क्यों ये ग्रांट हिमाचल को नहीं मिलनी चाहिए, यहां तक कि 15वें वित्त आयोग ने भी ये स्वीकार किया था कि हिमाचल जैसे राज्यों में स्ट्रक्चरल राजस्व घाटा है, और इस कमी को पाटने के लिए आरडीजी हिमाचल के लिए जरूरी है। लेकिन 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार ना तो अलग अलग राज्यों के इनकम और एक्सपेंडिचर को की विस्तृत आंकलन दिया, और ना ही किसी राज्य विशिष्ट राजस्व घाटा का की गणना दिखाई, बल्कि सभी राज्यों का संयुक्त आंकड़ों के आधार पर एक नाप की टोपी सब लोगों के ऊपर, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, कर्नाटक है, सभी के ऊपर एक ही फॉर्मूला चला दिया, और आज उसकी वजह से ये हिमाचल को नुकसान हो रहा है। अभी यहाँ पे उप मुख्यमंत्री जी पहले कह चुके हैं कि हिमाचल की जो राजनीतिक जन्म हुआ है उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, हिमाचल की ज्योग्राफिकल टेरेन्स क्या है वो हमारे सामने है, हिमाचल में कितना फॉरेस्ट लैंड है वो हिमाचल हमारे सामने है, क्या हमारी वो उस समय अगर हम बात करें तो क्या हमारी जीडीपी उतनी थी जितनी बड़े बड़े राज्य, जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ कि मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी जिससे तमिलनाडु बना, जिससे आंध्रा बना, या बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी जिससे सौराष्ट्र बना, जिससे बाद में गुजरात बना, जिससे महाराष्ट्र बना, उसकी अगर हम कंपैरिजन हिमाचल के साथ शुरू कर दे तो ये अपने आप में एक अतिशोक्ति होगी, और ये हिमाचल के साथ ये अन्याय जो हो रहा है, हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भाजपा को, कांग्रेस को पीछे रखते हुए हिमाचल प्रदेश की आवाज को, हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों की आवाज को केंद्र के सवाद एक आवाज में उठाने की आवश्यकता है, और हिमाचल के हकों को वापस लाने की आवश्यकता है, ये मैं कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस की लगातार
बात हो रही है। 15वें वित्त आयोग में हमारा हिस्सा 0.830 था। 16वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशन से इसको थोड़ा बढ़ाया है और 0.914 जो है वो किया गया है। 25-26 के लिए 11,500 करोड़ रुपए की तुलना में 26-27 के लिए अनुमानित 13,950 करोड़ रुपए, यानी लगभग 2,450 करोड़ रुपए की वृद्धि, जो केवल अभी एस्टिमेटेड जो हमारे कलेक्शन होने हैं उस पे निर्धारित करती है। आने वाले समय में कितनी कलेक्शन होगी नहीं होगी, दैट इज इन दी गार्ब ऑफ फ्यूचर, उसके बारे में अभी एंटिसिपेट करना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होगा। जो 6,000 करोड़ का हमारा घाटा है, जो 6,000 करोड़ का हमारा घाटा है, इसको हमें कैसे पूरा करना है, इसके बारे में हम सबको चिंता करने की जो है वो आवश्यकता है। इसमें अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता, हालांकि सबने यहाँ पे 1-1 घंटा 30-30 मिनट बात करी है, मगर मैं कुछ ही मिनटों में अपनी बात को जो है वो मैं कुछ ही मिनटों में अपनी बात को जो है वो खत्म करूंगा। इसमें जो मेन ऑब्जेक्शंस हमारे 16वें वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशंस आई है उस पे जो आई है, मैं उसके बारे में भी कहना चाहता हूं कि राज्यों की अलग अलग आय व्यय का आंकलन, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया कि 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल सहित हर राज्यों के लिए वर्षवार आय व्यय का विस्तृत अनुमान प्रस्तुत किया, जबकि 16वें वित्त आयोग ने कंबाइंड, जैसा मैंने आपको कहा कि एक ही टोपी सबके सर लगा दी। और वैसे ही आयोग ने यह तर्क दिया कि राज्य का सम्मिलित राजस्व घाटा जीडीपी के 7.8% से घटकर 6.9 और आगे 0.3% आ गया है, और प्रतिबद्ध व्यय का अनुपान भी कुछ कम हुआ है। इसलिए आरडीजी की आवश्यकता हिमाचल प्रदेश को नहीं है। लेकिन क्या ये निष्कर्ष हिमाचल प्रदेश और राजस्व घाटे वाले पहाड़ी और आपदा प्रवण राज्य पर भी उतना ही लागू हो सकता है जैसे किसी बड़े संपन्न राज्य के ऊपर हो रहा है, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया। इवन इन द हिस्ट्री इफ वी गो, वही चीज है। और आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें, वर्तमान में बात करें, तो हम उसी जो है वो चौराहे के ऊपर खड़े हैं। ये मैं एक बात करना चाहता हूं। दूसरा, जो इग्नोरिंग ऑफ स्ट्रक्चरल वीकनेस, 15वें आयोग ने स्वयं स्वीकार किया था कि कुछ राज्यों में स्ट्रक्चरल राजस्व घाटा है, जो केवल सब्सिडी या कैश ट्रांसफर से नहीं बल्कि भौगोलिक आर्थिक वास्तविकताओं से जो है वो पैदा होता है। 16वें वित्त आयोग ने इस बात ने पर्याप्त महत्व नहीं दिया, और ना ही ग्रीन बोनस, बार बार मुख्यमंत्री जी इसका जिक्र करते हैं। क्या ये हमारा कसूर है कि हमारी जनसंख्या कम है? क्या ये हमारा कसूर है कि हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट कवर आज नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा है? क्या ये हमारा कसूर है कि चाहे बान के पेड़ है, चाहे देवदार के पेड़ है, चाहे यहाँ की नदियां है, आज सबसे ज्यादा अगर पवित्र और साफ जगह पूरे उत्तर भारत में है तो हिमाचल है। कहाँ तो उसका हमें सहयोग मिलना चाहिए, कहाँ तो उसका हमें समर्थन मिलना चाहिए, और उल्टा उसकी पिनलाइजेशन जो हमको करवाई जा रही है, ये अतिशोक्ति है। और इसकी लड़ाई हम सबको भी लड़नी है। और जो हमारे 7 सांसद दिल्ली में बैठे हैं, जो वहां पे तर्क दे रहे हैं कि आप आइए, हम आपको बताएंगे कि हमने पैसा कैसे कम करना है, खर्चा कैसे कम करना है, वो हम निर्णय ले लेंगे। मगर आप हमको ये बताइए कि हमको कैसे इसकी लड़ाई को केंद्र सरकार से लड़ना है। और मैं इसको लड़ाई नहीं कहूंगा, इसको मैं लड़ाई नहीं कहूंगा, इसको मैं हिमाचल प्रदेश के अधिकारों के लिए अपनी बात उठाने की बात कहूंगा। और इसमें हमको सही अधिकार के साथ हिमाचल को सहयोग मिलना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसके बहुत से अध्यक्ष महोदय शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट के लिए तो हम सब यहाँ पे होंगे, मगर जैसे मैंने कहा 2037 जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इसके हिमाचल को मिलेंगे, उस समय कौन यहाँ पे होगा, कौन यहाँ पे नहीं होगा, वो तो भविष्य के घर में है। मगर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स भी हिमाचल प्रदेश में इसके हमको देखने को मिलेंगे। तो मैं अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, आज अगर डीए की बात की जा रही है, वेतन पेंशन की बात की जा रही है, हमारे सामाजिक सुरक्षा और पेंशन के बारे में बात की जा रही है, आज अगर सब्सिडी हम अगर हमारे बागवानों को, हमारे किसानों को सोलर के ऊपर दे रहे हैं, या हमारे गाड़ियों को खरीदने के लिए दे रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने इसमें पूरा विश्वास जताया है
As a leader, he has stated that we will try our best to commit to everything that we have done. But still, it is a financial problem. It is a financial implication from which we have to arise, from which we have to come out. और ये हमारे शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स है जिसको हमें आने वाले समय में लड़ने की आवश्यकता है. हमारा CCS स्कीम्स है जो केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, मैं उसके ऊपर भी आना चाहता हूं. आज लगातार विपक्ष के साथी बार बार ये बात कहते हैं कि हमें हिमाचल प्रदेश से लगातार एम्स के लिए पैसा आ रहा है, PMJSY के लिए पैसा आ रहा है, या आपके और स्कीम्स जो PM आवास योजना है उसके लिए पैसा आ रहा है. मगर आपको ये भी देखना है कि पहली बात तो ये कोई सौगात नहीं है. ये जैसा अभी यहाँ पे कहा गया जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है और उसके साथ साथ जितनी भी स्कीम्स है उसमें एज अ फेडरल स्ट्रक्चर ये हिमाचल प्रदेश का अधिकार है कि हिमाचल को ये पैसा सड़कों के लिए, बिजली के लिए, अस्पतालों के लिए आ रहा है. मगर वी ऑल्सो मस्ट रियलाइज दैट वी आर ऑल्सो पेइंग अ 10% कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी CCM स्कीम्स. हम इसमें हिमाचल प्रदेश की ओर से भी ये पैसा देते हैं. और अगर हम RDG की लड़ाई सही रूप से नहीं लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्टेट शेयर इसमें जा रहा है इसके लिए भी हमको चिंतन करना पड़ेगा. और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा दिन ना आए कि हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हो. ये हमारी चिंता केवल एक मंत्री के रूप में नहीं है मगर एक 35 वर्षीय युवा के रूप में ये चिंता है कि आने वाले 50 साल में, आने वाले 37 साल में हिमाचल प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है. ये मैं आपको अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं. और उसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स है, चाहे हमारा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रदेश के अंदर, उसको इंप्रूव करने की बात है, सड़कों को और निर्माण करने की बात है, और उसके साथ साथ जो इनकम के जरिए प्रदेश के अंदर बढ़ाने हैं उसको भी हमने किस नजरिए से आगे बढ़ना है. ये भी मैं समझता हूं कि जिसको एक कहते हैं कि एक ट्रैप है, एक विडंबना है. एक और तो आप कहते हैं कि आप हिमाचल में जो है वो फॉरेस्ट लैंड की वजह से ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते. दैट इज अ प्रॉब्लम दैट वी आर रेगुलरली फेसिंग. हम हिमाचल प्रदेश में इतना पानी होने के बावजूद, नदियां होने के बावजूद, अगर हम अपनी आय को बढ़ाने के लिए कदम उठाए तो उसमें केंद्र सरकार ही हमारे खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो जाता है. क्या इसके ऊपर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप इन विषयों के ऊपर हमारी आवाज को उठाए कि हिमाचल प्रदेश की आय को हमने कैसे बढ़ाना है. ये छोटे छोटे कदम तो हमको लेंगे मगर बड़े कदम के साथ हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में कैसे हमारे आय के स्रोत हम आने वाले समय में मजबूत कर सकते हैं, इसके ऊपर भी विकासात्मक चर्चा जो है वो चिंता होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए. तो मैं अध्यक्ष महोदय इसमें ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं और मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सबको इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपने आत्मा को साक्षी मानते हुए, अपने संविधान को साक्षी मानते हुए इस प्रस्ताव को पास करना चाहिए ताकि ये आवाज केंद्र सरकार तक जाए कि जब जब हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ कोई अन्याय होगा, ये आवाम हिमाचल प्रदेश की 75 लाख लोग हिमाचल प्रदेश के और उनके जो हमारे नुमाइंदे हैं एक स्वर में हिमाचल प्रदेश की आवाज को आगे उठाकर याद रखेंगे. इस बात को मैं कहना चाहता हूं. उस समय केंद्र में बार बार ये बात कही जा रही है कि आपके ऊपर दबाव है, आपके ऊपर दबाव है, मगर आप ये सोचिए कि आपकी आने वाली पीढ़ियां क्या इसके लिए आपको माफ करेगी, क्योंकि आप उस समय दबाव में थे इसलिए आप लोगों ने हिमाचल की आवाज को नहीं उठाया. ये बात मैं समझता हूं कि सही नहीं है. उस परिप्रेक्ष्य से हमको इसको समझने की आवश्यकता है. अंत में अध्यक्ष महोदय मैं यही कहना चाहूंगा कि वक्त की ठंडी हवाओं से डगमगाएंगे नहीं, वक्त की ठंडी हवाओं से डगमगाएंगे नहीं, किसी फैसले से अपने सपनों को जो है वो मिटाएंगे नहीं. जो हक है हिमाचल का वो लेकर ही दम लेंगे. हम साथ हैं इसलिए किसी भी संकट से हम कभी डरेंगे नहीं. जय हिंद, जय हिमाचल.